हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, सबका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चल रहा है रनिंग में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें बच्चों अब तक हमने लास्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर हम जितने भी लॉज पढ़ेंगे उसमें लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, उसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वो प्रॉब्लम किस वजह से आती है? वो आती है यूनिट्स की वजह से, क्योंकि बच्चों को कन्वर्जन यूनिट्स नहीं पता होता कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए थोड़ा 2 मिनट का टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब समझो, अगर लेंथ की हम बात करें और लेंथ में बच्चों बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो समझो। अगर किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 10 टू द पावर 3 मीटर। और 1 नैनोमीटर का इक्वल होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल 10 टू द पावर -9 मीटर। और 1 पिकोमीटर का मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल 10 टू द पावर -12 मीटर। समझो इसको। अब देखो एक बार मैं फिर दोबारा से करता हूं। 1 किलोमीटर इक्वल 10 टू द पावर 3 मीटर, क्लियर बच्चों। और 1 नैनोमीटर इक्वल 10 टू द पावर -9 मीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल 10 टू द पावर -12 मीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल बच्चों कितना होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 mm यानी 1 मिलीमीटर इक्वल 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल 10 टू द पावर -3 मीटर। और 1 मील इक्वल यानी 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर। 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर, क्लियर बच्चों। अब देखो उसी तरह प्रेशर के केस में भी होता है। प्रेशर में अगर 1 atm की हम बात करें तो मोस्टली आपको ये वाली यूनिट मिलती है, लेकिन कभी कभी बार में पूछा जाता है। तो 1 atm जो इक्वल होता है वो बच्चों होता है 1.008 बार। 1 atm इक्वल 1.00 देखो 1.008 बार। अगर उसी एटीएम को हमें कन्वर्ट करना है mm के अंदर तो हम करेंगे 760 mm बच्चों। 1 atm इक्वल 760 mm, क्लियर। और उसी एटीएम को 1 atm का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm को अगर हमें क्लियर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो बच्चों कितना करेंगे? 1 atm इक्वल 76 सेंटीमीटर। और उसी 1 atm को अगर हमें टॉर में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट होती है टॉर प्रेशर की, ठीक है बच्चों। तो 1 atm इक्वल होता है 760 टॉर के। 1 atm किसके इक्वल होता है? 760 टॉर के। और 1 atm को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है, पास्कल भी यूनिट होती है एटीएम की, तो 1 atm को पास्कल में यूनिट करना है तो बच्चों कितना करोगे? 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो देखो 1 atm को अगर आपको बार में कन्वर्ट करना है तो 1.008, अगर आपको mm में कन्वर्ट करना है तो 760 mm, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 atm इक्वल। अगर टॉर में कन्वर्ट करना है तो 760 टॉर हो जाएगा। और 1 atm को पास्कल में करना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा बच्चों, क्लियर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के केस की, वॉल्यूम में देखो बच्चों 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है? दूसरे 1000 सीसी। 1 लीटर इक्वल 1000 सीसी। और 1 सीसी का मतलब होता है बच्चों 1 ml। 1 सीसी इक्वल 1 ml। देन 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा? जब 1 सीसी का मतलब 1 ml है और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सीसी, तो 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 ml। समझो सेम चीज है, 1000 ml हो जाएगा। अगर 1 लीटर एटीएम दिया है, 1 लीटर एटीएम, तो उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो होता है 101.32 जूल्स। 101.32 जूल्स, क्लियर बच्चों। ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो कि आपको लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल में यूज होने वाली हैं। अब देखो कन्वर्ट करते कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे ये है कन्वर्ट 6 मील्स
इन किलोमीटर, यानी 6 मील्स दिए हैं और वो किलोमीटर में कन्वर्ट करने हैं। ये 6 मील्स दिए हैं और एक किलोमीटर में कन्वर्ट करने हैं बच्चों। तो देखो आप समझो यहाँ पे इसका मतलब 1 मील इक्वल कितना होता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मील किसके इक्वल है बच्चों, 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात। कन्वर्ट 6 मील्स इनटू किलोमीटर करना है, तो 1 मील किसके इक्वल होता है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है बच्चों, 1.6 किलोमीटर। तो 1 जो है आपका, अब 1 किसके इक्वल होगा, यानी एक देखना है हमें, तो एक किसके इक्वल होगा, 1.6 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मील। अगर हम यूनिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग बात करें, तो यूनिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 मील, यही तो हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पे हम 6 अब मील्स का अकॉर्डिंग, तो 1 मील्स किसके इक्वल होगा, 1 मील का मतलब क्या था, 1.6 किलोमीटर, तो 1 मील किसके इक्वल हो गया, 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 मील। अगर वहीं पे अगर 6 मील्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा बच्चों, 1.6 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1 मील आएगा, इनटू कितना पूछ रहा है वो, 6 मील पूछ रहा है, तो 6 मील। अब देखो मील से मील कैंसिल हो गया, क्लियर बच्चों, मील से मील कैंसिल हो गया। यहां पे इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे और ये 6, तो ओवरऑल यहां पे बनेगा आपका 9.6 किलोमीटर, ये बन जाएगा बच्चों 9.6 किलोमीटर, ये हो गया। इस तरह से कन्वर्जन करनी होती है, 9.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी यूनिट्स का। ले लिया बच्चों, वेरी गुड। चलो अब इसको रफ करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपका मेन टॉपिक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता क्या है एक्चुअली में समझो। जैसे मान लो ये आपके एलिमेंट और जो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स और जो कंपाउंड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। लास्ट हमने क्लियर किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं बच्चों। तो अगर एलिमेंट हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट्स अगर हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। जैसे 2 या 3 या 4 या 5 एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करके कंपाउंड फॉर्म कराना है हमें, तो कंपाउंड जब कन्वर्ट होगा, जब वो आपस में कंबाइंड होंगे, तो ऐसे नहीं हो जाएंगे कि लिया और उनको डाल दिया कंबाइंड हो गए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है इसका देखो मतलब समझो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनता है और वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो जब वो कंबाइंड होते हैं 2 या मोर देन 2 एलिमेंट जब आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। किस तरह से कंबाइंड होते हैं बच्चों, केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसीलिए तो इसको बोला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकली कंबाइंड होते हैं वो, तो वो किस किस तरीके से कंबाइंड हो सकते हैं, तो उसी के लिए तो हमें यहाँ पे लॉज पढ़ने हैं। अलग अलग लॉज दिए गए हैं, उनके कंबाइंड होने के लिए अलग अलग लॉज दिए गए हैं। उन्हीं लॉज को हम पूरा कलेक्टिव फॉर्म में अगर बात करें, 4-5 लॉ हैं, अगर उनको हम कलेक्टिव फॉर्म में बात करें तो उसी को तो हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ हैं उनको अगर हम कलेक्टिव कर दें तो उनको बोलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ की, पहला लॉ हमारा कौन सा है, पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक्चुअल में देखो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट है नहीं मतलब था, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, इसको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है बच्चों, याद रखना ये बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, इसको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं बच्चों। अब एक्चुअल में एंटोनी लेवोजियर ने क्या बात की थी, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहता क्या है,
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द वेट ऑफ reactant is equal to the weight of product। समझे? यानी रिएक्टेंट मास सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो रिएक्टेंट मास इक्वल टू द प्रोडक्ट मास, बस यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। जब एक एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होके एक कंपाउंड्स बनाएंगे तो जो सभी रिएक्टेंट्स का जितने भी एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं, 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं, उनका जो मास होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये बात आपको अच्छे से पता है, ये स्टेटमेंट याद रखना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। क्लियर बच्चों? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। क्लियर? तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का, बस यही तो है। अब एग्जांपल के तौर पे समझो इसको, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइंड हुए और इन्होंने CO2 फॉर्म कर लिया। कार्बन ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होकर क्या फॉर्म कर लिया इन्होंने? CO2 फॉर्म कर लिया। तो देखो कार्बन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 32। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया आपका, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तो यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म हो गई। तो देखो इन दोनों का देखो कितना बनेगा? 12 और 32 यानी 32 इक्वल कितना हुआ? 44 ग्राम। ये तो हुआ 44 ग्राम। इन दोनों को सम करो तो कितना होगा? 44 ग्राम। यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट मास इक्वल टू द प्रोडक्ट मास। जो रिएक्टेंट का मास होगा वही किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा बच्चों। यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? ये वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ पे कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देखो ये है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 लिख देता हूं शॉर्ट में, AgNO3। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट with 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कंपटीशन में, मैं वो बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चन करा रहा हूं। प्रोड्यूस 14.35 ग्राम AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3। ये है, मान लो अब देखो व्हाट मास ऑफ AgNO3 विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3। अब देखो यहाँ पे पूरा इक्वेशन बनाओ पहले, मतलब यहाँ पे हो गया आपका AgNO3, ये हो गया प्लस AgNO3 रिएक्ट विद NaCl, तो यहाँ पे कितना हो गया NaCl, और ये प्रोड्यूस होके क्या दे रहा है? AgCl दे रहा है प्लस NaNO3 दे रहा है। अब देखो यहाँ पे है क्या, वो AgNO3 का मास पूछ रहा है, NaCl का मास उसने कितना दिया है? 5.85। NaCl का कितना दिया? 5.85। AgCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 14.35 और NaNO3 कितना बन रहा है? 8.5। यानी वो कह रहा है कि AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 14.35 ग्राम तो AgCl दे रहा है और 8.5 ग्राम NaNO3 दे रहा है। तो आपको बताओ कि इसका अमाउंट कितना होगा जब हमें इतना अमाउंट मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? रिएक्टेंट मास इक्वल टू द प्रोडक्ट मास। तो देखो इसके कई सारे तरीके हैं निकालने के, या तो आप इसको मान लो x,
x मान लो इसको, ठीक है, x प्लस, पहले इन दोनों का मास जोड़ दो, फिर इन दोनों का मास जोड़ दो, मिल जाएगा। इसको x मान लिया हमने, यहाँ पे कितना हो गया 5.85। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ो, 14.35 प्लस 8.35, यही तो करोगे, 14.35 और 18.35। तो ओवरऑल देखो बच्चों इसका कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम इसको ऐड करो तो यहाँ पे आ गया आपका 1 और 8.35, या फिर चाहो तो इसको ऐसे कर लो, सीधा सीधा यहाँ पे निकाल दो। x को इधर लेके आओगे बच्चों आप, इनको जब ऐड करके और x को इधर लेके आओगे तो ओवरऑल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7.0 ग्राम, 7.0 ग्राम। अब 17.0 ग्राम। अब 17.0 ग्राम को ऐड करके चाहो तो आंसर चेक कर लो यहाँ पे, या फिर इसको जोड़ लो 22.40, ये तो आएगा, ठीक है। और इधर हम इसको करेंगे तो ये 22.85 और यहां भी वही आ जाएगा 22.85। तो देखो रिएक्टेंट मास इक्वल टू द प्रोडक्ट मास हो जाएगा वहां पे। क्लियर बच्चों, तो बस यही तो करना होता है, रिएक्टेंट मास इक्वल टू द प्रोडक्ट मास, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार। वेरी गुड बच्चों, इसको रफ करते हैं अब। अब अगला लॉ करते हैं बच्चों। अगला लॉ है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ भी बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन ये लॉ भी बोलते हैं इसको, डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ भी बोलते हैं बच्चों। और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्हाट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड, व्हाट एवर द, देखो समझो इसको क्या कहता है कि व्हाट एवर द सोर्स, व्हाट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड, व्हाट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड का सोर्स कोई भी है, कहीं से भी मिल रहा है, डजेंट मैटर, कंपाउंड्स में भी, compounds may be, whatever the source of compounds may be, the elements combined, the elements combined in a fixed ratio by mass and volume। बस ये समझो, यानी कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी हमें कंपाउंड मिल रहा हो, लेकिन कंपाउंड का जो एलिमेंट्स कंबाइंड कर जो रेशियो होगा वो बाई वॉल्यूम या बाई मास हमेशा कैसा होगा, फिक्स होगा। इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसका जो कंपोजिशन होगा, जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है, उन एलिमेंट्स का कंबाइंड जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा बच्चों, फिक्स होगा। इसीलिए तो उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो बच्चों, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल की वजह समझो। एग्जाम्पल का मतलब है कि जैसे ये है CO2, अब CO2 का सोर्स क्या है, CO2 आपको मतलब व्हीकल से भी मिल जाती है, मतलब व्हीकल आपने देखा होगा ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, व्हीकल्स वगैरह स्मोक रिलीज करते हैं, वहाँ से भी मिल जाता है। एक्सहेलेशन से भी मिलता है हमें, एक्सहेलेशन हम करते हैं CO2 रिलीज करते हैं। और यहाँ पे प्लांट्स भी लेते हैं CO2, प्लांट्स में भी होता है। तो ये कहीं से भी मिले, सोर्स कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो इसका, अब देखो अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें, CO2 जो बना है वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर जैसे बाई वॉल्यूम की अगर हम बात करें, बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कार्बन के कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, 2, तो बाई वॉल्यूम कितना रेशियो हो गया, 1:2, 1:2। यानी CO2 अगर आपको चाहिए और बाई वॉल्यूम आप रेशियो देख रहे हो तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 लेने ही पड़ेंगे आपको, तभी आपका CO2 फॉर्म होगा। अगर आपने 1 ऑक्सीजन लिया तो CO2 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। तो हर कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है,
अगर बाई मास अगर इसकी हम बात करें, बाई मास, तो मास का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, मास का मतलब होता है कार्बन का वेट कितना होता है 12 और इस CO2 का कितना हो जाएगा 32। तो इसको कर लो 4 से डिवाइड कर लो, 3 और 8, ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 3:8। अगर बाई मास देखना है तो आपको 3:8 लेना पड़ेगा और बाई वॉल्यूम देख रहे हो तो 1:2 लेना पड़ेगा। उसी तरह वन मोर एग्जांपल बच्चों, अगर हम H2O की बात करें, अब H2O भी क्या एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर बाई वॉल्यूम इसका हम रेशियो देखें, बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम रेशियो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं 2, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं 1, तो 2:1 हो जाएगा। अगर वहीं पे बाई मास अगर हम देखें, बाई मास, तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 कितना हो गया 16। सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है तो 1:8, 1:8 हो जाएगा बच्चों, और इसका कितना हो जाएगा 3:8। क्लियर। तो यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, तो हमेशा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा फिक्स होगा। अगर आपने इस रेशियो में कोई भी चेंज कर दिया तो आपको डिजायर कंपाउंड नहीं मिलेगा बच्चों। क्लियर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों अगला लॉ की तरफ। 2 लॉ आपके क्लियर हो गए। अब तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं बच्चों। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है अगला लॉ आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अभी हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो गया और आपके दो लॉज हो गए, आपके लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब जो तीसरा लॉ है हमारा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो और बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।